अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 216। अतिया बेगम उस बुलंद इमारत को देख रही थी जो धूप में नहाई खड़ी थी। उन्होंने हाथ में मौजूद पर्ची को एक बार फिर देखा। पता ठीक था। वो अंदर की जानिब बढ़ी और लिफ्ट में सवार हो गई। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। डॉक्टर अब्दुल्ला के कैबिन में मरीज बैठे थे। वो छोटे से बच्चे को चेक करते हुए वालिदैन से उसके बारे में मज़ीद बात कर रहे थे कि तभी उनका फ़ोन बजा। उन्होंने स्क्रीन सामने की तो रागिब की कॉल थी। लिफ्ट एक एक फ्लोर ऊपर जाते हुए अतिया बेगम की घबराहट में इजाफा कर रही थी। वो उस तीर के निशान को देख रही थी जो बता रहा था कि बस मतलूबा फ्लोर आने ही वाला है। रागिब स्टडी में बेचैनी से फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। कॉल पिक होते ही उसने उजलत में कहना शुरू किया, बाहर आपसे कोई मिलने आया है या आने वाला है। उनका नाम अतिया है। वो मेरी वाइफ की अम्मी हैं। आप उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। आप आज छुट्टी पर हैं। टन की आवाज़ से लिफ्ट रुकी, फिर खुद कार दरवाजे खुलते चले गए। सामने राहदारी थी और उसके बाद दाएं जानिब मुड़ने पर डॉक्टर अब्दुल्ला का कैबिन था। अतिया बेगम ने वहाँ सफाई करने वाले से पूछा तो उसने इशारे से समझा दिया। वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई। डॉक्टर अब्दुल्ला के माथे पर नासमझी की लकीरें नुमायां हुई। मतलब उन्होंने रागिब की जानिब बात समझ न आई थी। राहदारी का मोड़ मुड़ने पर इस्तकबालिया था। अतिया बेगम उस जानिब बढ़ी। उनका दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे वो किसी भेद को जानने के बेहद करीब हो या उनका इंतज़ार कोई ख़जाना कर रहा हो। मतलब समझाने का वक्त नहीं है। आप अभी कैबिन से निकलें, यूँ ज़ाहिर करें कि आप आज छुट्टी पर हैं। मैं बाकी की बातें आपको बाद में समझा दूंगा। कॉल बंद हो चुकी थी। इस्तकबालिया पर खड़ी लड़की को उन्होंने सलाम किया और फिर अपना तारुफ करवाने के बाद बोली, डॉक्टर साहब आए हैं। लड़की अभी कुछ कहती कि उसके ज़ाती नंबर पर कॉल आई। वो चौंकी, स्क्रीन को देखकर सीधी हुई, फ़ोन कान से लगाया, लब खुले फिर सिमटे। वो 2 कदम पीछे हुई। चेहरे पर नासमझी उलझन, फिर उसने सरस बात में हिलाया और कॉल बंद कर दी। वो इस्तकबालिया के करीब आ गई, मुस्कुराते चेहरे के साथ। अतिया बेगम ने उसके करीब आते ही अपना सवाल दोहराया। डॉक्टर अब्दुल्ला, लड़की ने सवाल किया, आपकी उनसे अपॉइंटमेंट है? अतिया बेगम ने सर नफ़ी में हिलाया, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे उनसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। लड़की के चेहरे पर अफसोस फैल गया। ओ मैम, मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि सर आज नहीं आए। अतिया बेगम का दिल डूब गया। क्यों? लड़की ने लाइल्मी से शाने उचकाए। ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो आज छुट्टी पर हैं। अतिया बेगम का ज़ोर ज़ोर से धड़कता दिल जैसे शांत हो गया। वो मायूसी में डूबने लगा। ऐसे कैसे? वह इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उनके घर का एड्रेस मिल सकता है? लड़की ने सरनफी में हिलाते हुए कहा, सॉरी पर हम ऐसे उनका पर्सनल एड्रेस नहीं देते, और मैं श्योर नहीं हूँ कि वो घर पर भी होंगे, इसलिए आप इंतज़ार कर लें। अतिया बेगम का चेहरा बुझ गया। फिर उनकी तवज्जो राहदारी में रखे बेंचेस की जानिब गई तो वो चौंकी। ये मरीज़? लड़की इसके लिए तैयार थी। सुने बगैर बड़बड़ा के कहा, आज उनकी जगह दूसरे डॉक्टर आए हुए हैं। ये उन्हीं को चेक करवाने आए हैं। अगर आप भी उनसे मिलना चाहें तो मैं लिस्ट में नाम लिख देती हूँ। वो कहकर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी कि अतिया बेगम ने हाथ हिलाया। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। वो ये कहकर पलट गई। आप ठीक हैं रागिब? वो स्टडी से निकला तो रिधम ने उसका रास्ता रोक लिया। रागिब ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, मैं ठीक हूँ। उसका अंदाज बता रहा था कि वो ठीक नहीं है। रिधम ने उसके शाने पर हाथ रखा। आप मुझे बता सकते हैं, आपने मुझे वहाँ से ऐसे बुलाया जैसे कोई परेशानी हो गई हो। रागिब ने खुद को नॉर्मल रखते हुए जवाब दिया, परेशानी की तो बात है ही। अब तुम इतना कह रही हो तो तुम्हें बता ही देता हूँ। वो उसके करीब हो गया।
रिधम की गजाली आंखें उसकी सूरत पर जमी थी। वो आगे को हुआ, उसके गाल को छूता, उसके चेहरे पर आने वाली लट को कान के पीछे करता, चेहरा झुकाकर सरगोशी में बोला, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या ये परेशान कुन बात नहीं है? रिधम उसकी बात पर उलझी, फिर उसने नाराज़ी से रागिब को धक्का सा दिया। उसने संभलते ही रिधम की कलाई थाम ली। मुझे सच बताया करें। रागिब ने शाने उचकाए। ये सच ही है, बस तुम्हें मेरी बातों पर अब यकीन नहीं आता। रिधम उसका चेहरा बगौर देखने लगी। फिर वो मध्यम लहजे में बोली, आजकल मैं चाहकर भी आपकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों। वो रुककर गहरा सांस भरकर दोबारा बोली, पर मैं आपकी बातों को सच मानना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रागिब का दिल डूबा, लेकिन उसे अपने तासुरात पर कंट्रोल था। उसने रिधम के गाल को थपका। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, वो कहकर उससे 2 कदम पीछे हुआ। उनके दरमियान 2 कदमों का फासला आ गया। रिधम उस फासले को देख रही थी। रागिब के हाथ से धीरे धीरे उसका हाथ छूट रहा था। उंगलियां उलझती रह गईं, लेकिन पोरें जुदा होकर पहलुओं में आ गई थी। मुझे ऑफिस जाना है, तुम अब आराम करो, वो कहकर खामोशी से पलटा और राहदारी की जानिब बढ़ गया। पलटते ही उसके तासुरात सख्त हो गए। अजलात खिंचते ही उसका चेहरा बदल चुका था और रिधम उसकी पुश्त को देख रही थी। उसका दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। कुछ तो था जो होने वाला है। वो कमरे में आ गई थी। अभी बिस्तर पर बैठी ही थी कि उसका फ़ोन बजा। कॉल अम्मी की थी। उसने फ़ोन कान से लगाया। जी अम्मी, मैं खैरियत से पहुंच गई, उसने छूटते ही कहा। वो भूल गई थी कि उसने घर जाकर अम्मी को बताना होता है कि वो खैरियत से पहुंच गई है। लेकिन अब की बार अम्मी का सवाल मुख्तलिफ था और उनका लहजा बदला हुआ था। रिधम, रागिब कहाँ है? रिधम की आंखों में नासमझी उभरी। वो तो ऑफिस गए हैं, उसने बताया। फिर पूछा, क्या हुआ अम्मी? अतिया बेगम का लहजा सपाट था। उन्होंने जवाब में बस इतना कहा, बस मुझे उससे बात करनी थी, एक काम था, उस बारे में उसका मशवरा चाहिए था। रिधम अभी कुछ कहती कि अम्मी ने मज़ीद कहा, मैं उससे बात कर लूँगी, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। अम्मी का लहजा ये कहते हुए बोझल सा हो गया। रिधम को बेचैनी हुई। अम्मी सब ठीक तो है ना? अम्मी ने गहरा सांस लिया। अल्लाह करे सब ठीक ही हो, उन्होंने दिल में कहा और फिर मुस्कुराती आवाज़ में रिधम से बोली, हाँ सब ठीक है, तुम आराम करो। उन्होंने कॉल बंद कर दी थी। शहर की सड़कों पर सूरज की किरणों से चमकती गाड़ियों में से एक गाड़ी अतिया बेगम की थी। सियाह गाड़ी धूप में चमक रही थी। वो अभी तक डॉक्टर अब्दुल्ला के अस्पताल के करीब खड़ी थी, लेकिन उनकी गाड़ी ओट में थी। उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी जख्मी आंखें सब देख रही थी। डॉक्टर अब्दुल्ला की गाड़ी कंपाउंड में खड़ी थी। इस बात की तस्दीक उन्होंने अभी चौकीदार से की थी। तुम्हें यकीन है? गार्ड ने सर हिलाया। जी साहब आए हुए हैं, वो अपने कैबिन में है, उनकी गाड़ी खड़ी है। उसने नीली गाड़ी की जानिब इशारा करते हुए कहा। अतिया बेगम का सर गोल गोल घूमने लगा। तो उस लड़की ने झूठ क्यों कहा? उन्होंने आंखें मींच लीं। दिमाग की स्याह स्लेट पर रोशनी के झमाके होने लगे। हर चीज़ को हर पहलू से देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि इन सब से कुछ छुपाया जा रहा है और इस सब में रागिब शामिल है। अब वो ये बात शर्तिया कह सकती थी, इसलिए उन्हें अब यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। उन्हें रागिब से मिलना था और अभी मिलना था। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर दबाते हुए गाड़ी को तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। कैबिन में सिगरेट का धुआं और रागिब के महंगे परफ्यूम की खुशबू रची थी। वो कांच की दीवार नुमा खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था, जिसमें ट्रैफिक का अजदा सुस्ती से आगे बढ़ रहा था। वह सिगरेट के गहरे कश लेता और फिर धुआं फिजा में छोड़ देता। तभी इंटरकॉम बजा, तो वह ना चाहते हुए भी पलटा। उसने रिसीवर कान से लगाया तो दूसरी जानिब से मिलने वाली खबर ने उसके असाब को थका दिया। उसके शाने झुक गए। उन्हें भेज दो। वह जानता था कि अब यहाँ से भागकर वह कहीं नहीं जा सकता। वो जितना भागेगा उतना मशकूक होगा, इसलिए बेहतर है कि वो बात कर ले, आर या पार।
जीत या हार, वो कुर्सी पर आकर बैठ गया था। इसी उसना में कैबिन का दरवाज़ा धकेल कर अतिया बेगम अंदर दाखिल हुई। उनकी रंगत जर्द हो रही थी और चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। रागिब अलबत्ता उन्हें देखकर मुस्कुराया। आप? उसने हैरान होने की नाकाम सी कोशिश की। अतिया बेगम कदम कदम चलती मेज़ के करीब आ गई। उनका दिल फिर से धक-धकाने लगा था। वो रागिब के करीब नहीं बल्कि सच के करीब खड़ी थी। तुम जानते थे मैं यहाँ आऊँगी, उन्होंने सर्दमोहरी से कहा। रागिब ने निगाहें उठाकर एक लम्हा उन्हें देखा, फिर बैठने का इशारा करते हुए इंटरकॉम उठा लिया। आप बैठें, क्या लेंगी? चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? वो बटन दबाने लगा था। अतिया बेगम ने मेज़ पर हथेलियाँ रखीं। उनके शानों पर मौजूद चादर सरक कर कोहनियों पर आ गई। मेज़ पर रखी चीज़ें थर्राईं। मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आई, मैं यहाँ जवाब लेने आई हूँ। रागिब ने गहरा सांस लिया। हम बैठकर बात कर सकते हैं, कहानी लंबी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कमबख्ती आप किसी चीज़ के साथ इंजॉय करें। तो मेरा ख्याल है कुछ मंगवा लेना बेहतर होगा। मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँगा, आपके लिए बोतल मंगवा रहा हूँ। उसने कहकर इंटरकॉम का बटन दबाया। हेल्पर ने आकर ऑर्डर लिया और चला गया। अतिया बेगम अभी तक खड़ी थी। रागिब की आंखों में नाराज़ी भर गई। आपको अब तक बैठ जाना चाहिए था। उसने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे ऐश ट्रे में बुझाते हुए अब मुकम्मल तौर पर वो अतिया बेगम की जानिब मुतवज्जा हुआ, जिनके असाब तने हुए थे और आंखों में गुस्सा था। रागिब उन्हें लब खींच कर देख रहा था। आप बैठ जाएंगी तो बेहतर होगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसने इल्तजाइया कहा तो अतिया बेगम बफरी शेरनी की मानिंद बैठ गई, लेकिन उनकी आंखों में उठती आग की तपिश वैसी ही थी। कुछ देर में रागिब की मंगवाई हुई चीज़ें आ गई। ब्लैक कॉफ़ी का धुआं उठता हुआ खुशबू को फिजा में मुअल्लिक कर रहा था। अतिया बेगम ने बोतल को छूने की जहमत नहीं की। अब हमें बात कर लेनी चाहिए, उन्होंने सपाट लहजे में कहा। रागिब ने कॉफ़ी का मग उठाया और सिप लेकर सर को जुम्बिश दी। मग रख कर अतिया बेगम को देखा। सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। वो पुरसकून लगता था और उसका इत्मीनान अतिया बेगम को मज़ीद तपा रहा था। तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? उन्होंने चबा चबा कर कहा। रागिब देख सकता था कि उनका वजूद गुस्से की शिद्दत से कांप रहा है। मैं रिधम के साथ कुछ नहीं कर रहा, मैं उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकता। वो मेरी मोहब्बत है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अतिया बेगम ने मुट्ठियाँ भींच ली। हाँ, तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत है कि तुम उसे बच्चा ना होने की दवाइयाँ खिला रहे हो। वो सीधा मुद्दे पर आई थी। उन्हें लगा था कि रागिब के चेहरे पर सदमा आएगा या वो डर जाएगा, लेकिन वो वैसे ही पुरसकून बैठा रहा। उसके इत्मीनान से अब अतिया बेगम को खौफ आने लगा। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ा बम फोड़ा था, लेकिन रागिब पर उसका असर नहीं हुआ। हाँ जी, मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिधम दोबारा माँ बने। अतिया बेगम शहीदे रह गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम उसकी हालत जानते हो। रागिब ने कॉफ़ी का सिप लिया। मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो दो बच्चों को संभाल नहीं सकेगी। उसकी उम्र अभी कम है, वो एक ही संभाल ले तो काफ़ी है। अतिया बेगम उसकी बात पर चौंकी। क्या मतलब? उन्होंने पूछा। रागिब ने कॉफ़ी का मग एक तरफ रखा, कोहनियाँ मेज़ पर जमाई और कुर्सी आगे करते हुए अतिया बेगम की आंखों में आंखें डालकर गोया हुआ। मतलब ये कि कल रात जो बच्चा आपके घर आया था, मूसा, उसका पूरा नाम मूसा रागिब चौहान है और वो मेरा बेटा है, मेरा और रिधम का बेटा। अतिया बेगम को लगा जैसे उनके सर पर ऑफिस की छत आ गिरी हो। क्या क्या मतलब? वो सदमे की कैफियत में अल्फाज भी ना जोड़ सकी। उनका दिल बंद होने के करीब था। रागिब उन्हें वैसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में जख्म उभरने लगे थे। उसे भी ये बोझ हल्का करना था। वो आज अतिया बेगम को बताएगा, फिर वो रिधम को बताएगा। वो सारी तैयारी कर चुका था। जब हर तरफ से परेशानियां आ रही थी तो अब रिधम से छुपाने का फ़ायदा नहीं था, बल्कि वो सबके सामने सच कबूल करेगा। उसकी अब बस हो गई थी। वो डॉक्टर अब्दुल्ला को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता था। और फिर मूसा, जो बड़ा हो रहा था, उसे अब सब मिल जाना चाहिए। और रिधम, जो उस पर एतबार खो रही थी।
راغب نہیں چاہتا تھا کہ وہ جب ردھم کو بتائے تو ردھم ماننے سے انکار کر دے۔ اس نے ہفتے کو ردھم کو پوری تیاری سے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے سینے پر بھاری سیر رکھی تھی جسے اب ہٹا دینا ہی بہتر ہوگا۔ عطیہ بیگم ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ راغب انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں، بوتل پئیں، کہانی مزے کی ہے، آپ کو سن کر مزہ آئے گا۔ اس نے بوتل ان کے سامنے کر دی اور خود کافی کا مگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کیبن میں چکر کاٹتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ بس الفاظ نہیں تھے، وہ جان رکھتے تھے، وہ ہیولے بن رہے تھے۔ عطیہ بیگم کو خوف آ رہا تھا، وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ راغب جانتا تھا کہ وہ ڈر جائیں گے، لیکن اس کا بھی حق بنتا تھا کہ کوئی اب اس کے جوتوں میں پاؤں ڈال کر محسوس کرے کہ وہ کیا کچھ برداشت کرتا آ رہا ہے۔ عظمیٰ موسیٰ کو لے کر اسپتال آئی ہوئی تھی۔ راغب نہیں آ سکا تھا۔ اس نے اپنے جاننے والے ایک ڈاکٹر کا اسے بتا دیا تھا، چنانچہ عظمیٰ اسے لے کر اکیلی وہاں آئی ہوئی تھی۔ اسپتال کافی بڑا اور مہنگا تھا۔ وہ موسیٰ کو لے کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ اس کی باری آنے میں ابھی وقت تھا۔ تبھی کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ اوپر کیا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے گردن اونچی کر کے اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو دوپٹے کو شانے پر درست کرتی فائل کو دیکھتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر تھا۔ وہ اس سے کوئی بات کر رہی تھی۔ عظمیٰ کی نگاہیں اسی پر ٹھہر گئی تھی۔ پھر اس نے موسیٰ کو دیکھا جو اونگ رہا تھا۔ اسے بات کرنی تھی، لیکن وہ موسیٰ کو ساتھ اس کے سامنے نہیں لے کر جا سکتی تھی، اسی لیے اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ پھر اس نے اس عورت کو دیکھا جس سے وہ ابھی کچھ دیر پہلے باتیں کر رہی تھی۔ موسیٰ کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، آپ میرے بیٹے کو تھوڑی دیر پکڑیں گی؟ میں ابھی آتی ہوں، واش روم جانا ہے۔ اس عورت نے خوش دلی سے موسیٰ کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے دھیرے دھیرے تھپکنے لگی۔ آپ جائیں، آرام سے، سویا ہوا ہے، یہ میرے پاس ہی ہے۔ عظمیٰ اسے دیکھتی ہوئی کھڑی ہوئی، اپنی چیزیں بھی اس عورت کے پاس رکھیں اور راہداری کی جانب بڑھی جہاں وہ لڑکی گئی تھی۔ عظمیٰ کے قدموں میں عجلت تھی۔ راہداری کے آخری سرے پر ہلکے گلابی رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس اس لڑکی کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر اپنے کیبن کی جانب جا رہا تھا اور وہ لڑکی سر ہلاتی اس کی بات سن رہی تھی۔ عظمیٰ آگے بڑھی اور اس لڑکی کو پکارا تو وہ چونک کر پلٹی۔ سامنے عظمیٰ کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ آپ یہاں؟ عظمیٰ نے سر ہلایا۔ جی میم، میں دراصل یہاں چیک اپ کروانے آئی تھی، آپ کو دیکھا تو بات کرنے چلی آئی۔ میرا کام ہو گیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ اس لڑکی نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ ابھی تو پینڈنگ ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہو جائے گا۔ باس سے میری بات ہوئی تھی، آپ کا لون جلد ہی وہ اپروو کر دیں گے، بس تھوڑی سی تفصیلات چاہیے ہوں گی۔ جب آپ کو وقت ملے تو آپ آفس آ جائیے گا۔ عظمیٰ نے سر ہلایا، اسے ڈھارس ہوئی تھی۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا، آپ یہاں خیریت سے آئی ہیں؟ عظمیٰ نے جواب دیا، ہاں بس کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو چیک اپ کروانے آئی تھی۔ لڑکی نے افسوس کا اظہار کیا تو عظمیٰ نے مسکرا کر کہا، اب میں کافی بہتر ہوں، میں آپ سے آفس میں ملوں گی، جیسے ہی موقع ملا لازمی آؤں گی، مجھے ان پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ عظمیٰ کی بات پر لڑکی نے سر ہلایا۔ تبھی ڈاکٹر جو کیبن میں داخل ہوا تھا اس کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکی اس جانب دیکھتے ہوئے بولی، ارے تم باہر آ گئیں، میں ادھر ہی آ رہی تھی، ابھی ڈاکٹر سے تھوڑی اور بات کرنی تھی۔ نمل نے دیا کی جانب دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں سامنے کھڑی عظمیٰ پر گئیں۔ وہ ایک لمحہ کو چونکی، اس کی آنکھیں سکڑی، وہ دیا کے قریب آ گئی۔ عظمیٰ سر کی جنبش سے سلام دیا کو کرنے کے بعد واپسی کے لیے پلٹ گئی تھی۔ نمل کی نگاہیں عظمیٰ پر جمی ہوئی تھیں۔ دیا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا نمل؟ نمل نے عظمیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اسے جانتی ہو؟ دیا نے سر ہلایا، ہاں اس کا نام عظمیٰ ہے، کیوں تم بھی جانتی ہو؟ نمل نے فوراً کہا، ہاں یہ ردھم کے گھر رہتی ہے، اس کا تو بیٹا ہے موسیٰ، جس کے بارے میں ردھم اکثر باتیں کرتی ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا۔ دیا کا حیرانی سے منہ کھل گیا، پھر اس نے سر دائیں بائیں ہلایا، نہیں نمل، یہ تو کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی۔ نمل کو دھکا لگا،
نہیں, یہ شادی شدہ ہے، اس کا تو ایک بیٹا بھی ہے، موسیٰ نام ہے اس کا۔ دیا ماننے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں نمل، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، یہ کنواری ہے، اس کے گھر میں بس یہ اور اس کی امی ہیں۔ میں جس آفس میں کام کرتی ہوں اس کا مالک ایک کرسچن ہے، وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو آسان اقساط پر قرض دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں بہتری لائیں۔ تو یہ اسی لون کے لیے اپلائی کرنے ہمارے آفس آئی تھی۔ اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، وہاں ان میرڈ لکھا ہوا ہے۔ میری اس سے کافی تفصیلی بات ہوئی تھی، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ نمل کو گہرا صدمہ ہوا، وہ پوری طرح الجھ گئی۔ دیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کافی دنوں سے ردھم کے گھر رہ رہی ہے، اس کا بیٹا ہے، میرے پاس اس کی تصویریں ہیں۔ نمل نے جلدی جلدی اپنا فون سامنے کیا اور موسیٰ کی تصویریں اسکرین پر لے آئی۔ دیا نے جب موسیٰ کو دیکھا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ تمہیں یہ عظمیٰ کا بیٹا لگتا ہے؟ اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، اس بچے کے نینوکش کہاں سے اس سے ملتے ہیں؟ حد کرتی ہو نمل تم بھی۔ اب میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں، اس کے ڈاکومنٹس ابھی منگوا لیتی ہوں، تم دیکھ لینا۔ نمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر میں دیا کے پاس عظمیٰ کا پورا بائیو ڈیٹا آ گیا، اور نمل جیسے جیسے اس کی فائل کو پڑھ رہی تھی اس کا دل دھستا جا رہا تھا۔ دیا پھر یہ جھوٹ بول رہی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے ردھم کو یہی بتایا ہوا ہے کہ جس بچے کے ساتھ یہ اس وقت ردھم کے گھر رہ رہی ہے وہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کا نام موسیٰ ہے۔ میں ابھی ردھم سے پوچھتی ہوں، وہ کہہ کر ردھم کا نمبر ملانے لگی کہ دیا نے اس کے فون پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا، اس نے اس جانب دیکھا جہاں سے عظمیٰ آئی تھی۔ تم ابھی ردھم سے کوئی بات نہ کرو، آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہسپتال میں کیا کر رہی ہے۔ اگر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہوئی نا تو میں اس کا لون کینسل کروا دوں گی۔ شادی شدہ ہو کر اپنی شادی چھپا رہی ہے، بے شرم کہیں کی۔ دیا نے نمل کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ دونوں اسی جانب چل دی جہاں عظمیٰ ابھی گئی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر قسط اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔